बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच उनका जो फैसला है 8 सितंबर 2022 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 22 सितंबर 2022 को इमरान खान पर तौहीन अदालत के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, मुझे ताज्जुब हुआ। ताज्जुब मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि एक जो आर्गूमेंट दिया जाता है इमरान खान के हवाले से कि बहुत बड़ा लीडर है, पॉपुलैरिटी लेवल बहुत है, और अक्सर पीटीआई वाले और कुछ मैंने देखा है कि लोग भी आर्गूमेंट देते हैं इमरान खान की जो मुखालिफ हैं वो भी ये देते हैं कि देखें जी, इंसाफ के 2 पैमानों की बात होती है हमेशा पीटीआई वालों की तरफ से कि जी मकबूल लीडर है इस वजह से कानून से ऊपर है। तो इससे ज़्यादा फजूल दलील तो हो ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल फजूल और बोदी किस्म की दलील है, क्योंकि उम्मत मोहम्मदी हैं हम, और हमें पता है कि खुतबा हजतुल विदा के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं सिवाय तकवा के, तो वो जो खुदा का दिया हुआ रूल ऑफ लॉ है उसको इस्टेब्लिश कर रहे थे कि सब बराबर हैं सवाए तकवा के। जो पैमाना है, जो मेयार है, वो तकवा है। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ। फिर चाहे वो इमरान है, नवाज है, शहबाज है, जरदारी है, बिलावल है, मरीम है, सब बराबर है। बात हो रही है पैमाने की, बात हो रही है कि तौहीन अदालत का मतलब क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर किस तरह से फ़ैसले, किस तरह के फ़ैसले आने चाहिए, हमारी अदालतें किस तरह से फ़ैसले दे रही हैं, हिंदुस्तान की अदालतें क्या फ़ैसले दे रही हैं, बरतानिया की अदालतें क्या फ़ैसले दे रही हैं, अमरीका की अदालतें क्या फ़ैसले दे रही हैं, कनाडा की अदालतें क्या फ़ैसले दे रही हैं, पूरी दुनिया में क्या तौहीन अदालत का कानून रीडिफाइंड हो चुका है, पूरी दुनिया में तौहीन अदालत का कानून क्या री इंटरप्रेट हो चुका है। दैट इज़ द क्वेश्चन जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरी नज़र में ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं 16 साल से वकालत के शोबे से मुंसलिक हूं, किसी भी अदालती निज़ाम की, मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं कर रहा, किसी भी अदालती और कानूनी निज़ाम की सबसे बड़ी तौहीन तब होती है जब वो निज़ाम फौरी और सस्ता इंसाफ मुयस्सर करने में नाकाम होता है, जब मकतूल के बाप को इंसाफ नहीं मिलता, जब रेप होने वाले लड़की के बाप को इंसाफ नहीं मिलता, उसको इंसाफ नहीं मिलता, छोटी बच्चियां रेप के बाद कत्ल कर दी जाती है एविडेंस मिटाने के लिए कि ये गवाही भी ना दे सके, कत्ल कर देते हैं रेप के बाद। ज़ैनब से मामला उससे पहले का शुरू हुआ, उसके बाद बेशुमार वाक़यात आ गए। इंसाफ नहीं हो पाया बहुत सारे मुकदमात में। अनफॉर्चुनेटली ज़मीन पर कब्जा माफिया सरगर्म है। मैंने अपने 16 साल वकालत के करियर में उनको दंदनाते देखा है, अदालतों में, थानों में नहीं पकड़ हो पाई। गरीब फंसा हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछें आप, जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अपना यहाँ पे भेजते हैं, जमीन खरीदते हैं, यहाँ का कब्जा माफिया उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके बाद फिर वो नहीं छुड़वा पाते। तो ये जब कोई भी निज़ाम फेल होता है, नाकाम होता है, इंसाफ मुयस्सर करने में, प्रोवाइड करने में, फराम करने में, मेरी नज़र में सबसे बड़ी तौहीन वो है। अब हम आ जाते हैं तौहीन अदालत पे। तौहीन अदालत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं वकील की हैसियत से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कानून तौहीन अदालत पर बाकायदा एक किताब ख़ुद लिख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर कोई अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होता है, अगर कोई इंसाफ के अमल में रुकावट बनता है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस है, बड़ा सीरियस केस है, थोड़ी देर में आते हैं उसके ऊपर। तो अगर कोई क्रिमिनल कंटेम्प्ट करता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ के अमल में रुकावट बनता है, कोई अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होता है, कोई हुक्म मानने से इनकार करता है, तो वो तौहीन अदालत है। अब तौहीन अदालत बसद एहतराम व इज्जत, बसद बहुत एहतराम और इज्जत के साथ मैं बात कर रहा हूँ, और मेरी बात को समझिएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। तौहीन अदालत का जो कानून है वो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो अदालतों की रिट को इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन बसद एहतराम वो एक शख्स या चंद अशखास की ज़ात के हवाले से नहीं है, या उनकी ज़ात के हवाले से क्या कह दिया गया उसके हवाले से नहीं, वो सिस्टम की बात करता है, वो सिस्टम को टारगेट करता है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे
आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनल्ला साहब ने अपने रिमार्क्स जो कि रिपोर्ट हुए हैं, मीडिया ने अगर वो सही रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि जो मातहत अदालतें हैं उनकी वैसी इज्जत क्यों नहीं है जो कि आला अदालतों की होती है। तो हर जज का अपना माइंड सेट होता है, अपनी सोच होती है। वो सोक्रेटिस ने कहा था या पता नहीं किसने कहा था, मुझे याद नहीं है, नो दाय जज। तो मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा मैं लाहौर हाई कोर्ट में एक मर्डर अपील आर्ग्यू कर रहा था, तो मुझसे पहले जो केस लगा हुआ था उसमें जो वकील साहब थे उन्होंने जज साहब को, हाई कोर्ट के जज साहब को सर कहकर मुखातब किया, तो जज साहब बुरा मान गए। उन्होंने कहा ये सर आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर कहा करें, हमें माय लॉर्ड कहा करें। तो जब जज साहब ने ये बोला, वकील साहब घबरा गए, वो एकदम कांपना शुरू हो गया। उन्हें लगा मुझ पर अभी तौहीन अदालत लग जाएगी। और अगर लगती, मिसाल के तौर पे तौहीन अदालत अगर लगती, जैसे बात हो रही है ना कि अगर वो जो खातून जज साहिबा है ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनको कोई हरासा करता है, उन पर कोई हमला कर देता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तौहीन अदालत लगती उन वकील साहब पे उस टाइम पर, तो वो ठीक नहीं थी। बिकॉज भुट्टो साहब के ज़माने का एक कानून है कि जितने भी टाइटल्स हैं, माई लॉर्ड, माई लेडी, वो ख़त्म कर दिए गए। और फिर वो ऑर्डिनेंस आया था भुट्टो साहब के दौर में, फिर ज़ियाउल हक साहब के दौर में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए उसे कानूनी ढांचे का हिस्सा बना दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कहने में कोई हर्ज नहीं है, आप आपको जितनी भी इज्जत दें उतना ही अच्छा है, आप माय लॉर्ड। लेकिन ना कहने पर तौहीन अदालत भी नहीं लगनी चाहिए, ना कहने पर सजा भी नहीं होनी चाहिए, ना कहने पर यह भी नहीं कहा जाना चाहिए कि सरेंडर योरसेल्फ बिफोर द मैजेस्टी ऑफ कोर्ट, throw yourself at the mercy of the court, and if you don't submit an unconditional and unqualified apology, we're going to punish you as a contemner of this court. तो कहने का मकसद ये है कि we have to decide कि वो पैमाना क्या है जहां पर तौहीन अदालत के कानून ने एक्टिव होना है, और वहां पर जाकर हमने अपने जुडिशल सिस्टम को, अपने जज साहिबान को, अपनी अदालतों को, अपने निज़ाम को डिफेंड करना है। एक तो ये बात। तो ताज्जुब मुझे इस वजह से हुआ कि कल जो जवाब दाखिल हुआ था इमरान खान साहब की तरफ से, मेरी ज़ाती राय में बड़ा मुनासिब, बड़ा जामे, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब था, जिसमें उन्होंने लिख दिया था कि हमें उन जज साहिबा के सामने भी रिमोर्स एक्सप्रेस करने में कोई शर्म नहीं है। अब रिमोर्स का मतलब मैंने कल भी कहा था कि माजी के किसी गलत फेल पर इजहार नदामत, अफसोस या पछतावा, यानी कि जब आप रिमोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप मान रहे हैं कि भाईजान होगी गलती मुझसे, और मैं उस पर इजहार नदामत भी करता हूँ, पछतावा भी है, अफसोस भी है, अल्फाज भी वापस लेता हूँ, डीपली रिग्रेट भी करता हूँ। तो मुझे लगा कि जब ये कह दिया है इमरान खान ने, क्योंकि जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट नहीं करते हैं वो रिमोर्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करते, तो मुझे लगा कि अदालत में आज ये मामला जो है सिमट जाएगा। फिर PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 367, इमरान खान पर ही तौहीन अदालत लगी थी इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, और तब भी इमरान खान ने शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेसिडेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के वो जो फैसले हैं निहाल हाशमी के या दीगर जो फैसले हैं, फिरदौस आशिकवान वाला, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है, यानी कि हमने उन्हें फॉलो करना है, वी डू नॉट हैव अ चॉइस। तो ये भी जो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है जो कि किसी भी हाई कोर्ट पे बाइंडिंग हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लेकिन फैसला जज साहिबान करते हैं कि ये सिचुएशन पे अप्लाई होना है कि नहीं होना। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इफ्तिखार चौधरी साहब का वो जो के ज़माने में जो हुआ था, तो शर्मनाक का लफ्ज़ इमरान खान ने इस्तेमाल किया था, अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट नहीं की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है नहीं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी ज़रूर ही जमा करानी है, तो फिर ही खलासी होगी, और अगर कोई जमा करा भी देता है तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि खलासी हो जाएगी। इन टोटलिटी देखना है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसका रवैया क्या है, उसने वजाहत क्या दी है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका कॉन्डक्ट क्या है। जहाँ तक कॉन्डक्ट की बात है, जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें 2 बार इमरान खान की तरफ से दरख्वास्त की गई कि मैं अदालत को, बेंच को कुछ इस्तदा करना चाहता हूँ, लेकिन वो अलाउ नहीं की गई। एक दफ़ा शुएब शाहीन साहब जो उनके वकील है, उनको उन्होंने कहा जो मेरे पास रिपोर्टिंग आई है। दूसरी बार उन्होंने खुद खड़े होकर आखिर में कहा, तो अदालत ने कहा कि जी आपके वकला ने बहस कर लिया तो अब ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट PLD 2014 367 पेज, शर्मनाक के लफ्ज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो इंटेंशन नहीं थी, वो ये कह रहे हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, वो कहता है मेरी ये नीयत ही नहीं थी कि मैं इस तरह से अदालत की तस्लील करूं, तो बेनिफिट ऑफ द डाउट गोज टू द एक्यूज्ड। तो दूसरा वो अपॉलॉजी की बात करे, तो सेम
प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर भी मुझे लगा कि फॉलो हो सकता है। तो दूसरा मैंने रिमोर्स के हवाले से आपसे जिक्र किया। उसके अलावा फिर दो जो एमिकस क्यूराए थे, यानी कि अदालती मुआवन जो अदालत ने खुद लगाए थे, 3 लगाए थे। एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब थे, उन्होंने कहा जी कि तौहीन अदालत के कानून में इस वक्त इमरान खान पे को सज़ा होनी चाहिए, फ़र्द जुर्मायत होनी चाहिए। लेकिन 2 लोग जो थे, एक मुनीर मलिक साहब, दूसरे मखदूम अली खान साहब, दोनों ने अदालत से दरख्वास्त की कि जो जवाब आ गया इसके ऊपर अब अदालत को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और नोटिस को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। लेकिन फैसला खैर ये नहीं आया। बहरहाल तफसील से बात करते हैं। अपने तारुफ कराता हूँ, बहुत सीनियर कानूनदान, उस्तादों के उस्ताद डॉक्टर खालिद राजा साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कानूनी माहिर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर हैं शुएब शाहीन साहब, इमरान खान साहब के वकील भी हैं, सारा दिन आज अदालत में भी थे, आंखों देखा हाल हमें बताएंगे। आरिफ चौधरी साहब कानूनी माहिर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हबीब अकरम साहब, आप सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। इफ़ आई मे स्टार्ट विद डॉक्टर खालिद राजा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ टुडेज़ ऑर्डर, जो आज अदालत का हुक्म आया है, आप उसको किस तरह से वकील की हैसियत से? मैं समझता हूँ कि जब 2 अमाइकस ने ये कह दिया कि जनाब इनफ इज़ इनफ, काफ़ी हो गई है और इसको अब जाता करें, तो मेरा ख्याल है कि वो दे वर फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑन द नॉमिनेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। उनका राय ये थी कि जो इमरान खान ने कह दिया है, पर अभी फैक्ट्स पे बात नहीं हो रही, अभी चार्ज पे बात नहीं हो रही, कि उसके जो अल्फाज थे वो जो अदायगी है दैट परजेस द कंटेम्प्ट, और उसको कोर्ट शुड नॉट प्रोसीड। जो एक बात जिसमें मुझसे ज़्यादा आपको इल्म है, वो दफ़ा 4 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की। हम कंटेम्प्ट तौहीन कर रहे हैं, बल्कि तौहीन खेल रहे हैं, कानून की बात नहीं कर रहे। ये एक स्पेशल लॉ है जिसमें वो आदमी जो आपके ख़िलाफ़ मुद्दई होता है वही आपके खिलाफ, आपके केस में अदालत होती है। एक बड़ा अजीब सा किस्सा होता है। एंड देयरफॉर इस ऐसे केसेस में इशू इज़ नॉट इंटर पार्टीज़, इशू इज़ हाउ टू इंश्योर कि जस्टिस प्रिवेल्स, लोगों का एतमाद अदालत में बहाल रहे, ना कि आपने जो किसी अदालत की अना को सेटिस्फाई करना है। तो इसमें आपको याद होगा कि एक केस में जिसमें आप बहुत पेश थे कि ये था नो हाई कोर्ट शैल प्रोसीड। ये नहीं था कि हाँ जी आप सज़ा नहीं देंगे या आप बरी कर देंगे। यू शैल नॉट प्रोसीड इन अ मैटर वेयर इन द एक्ट डन इज़ पनिशेबल बाय द लोअर कोर्ट। तो इसमें तो लोअर कोर्ट सामने आई नहीं, उन्होंने तो कोई उन्होंने बयान दिया है, ना उन्होंने कोई रेफरेंस भेजा है। लेकिन जो लॉ तो ये कहता है कि यू विल नॉट प्रोसीड। तो मैं समझता हूँ कि इस बात पे बहस नहीं हुई, मुझे भी नहीं करनी चाहिए, शायद आप तो इज्तनाब करेंगे क्योंकि द मैटर इज सब जुडिस। लेकिन जब ये बात चलेगी और चार्ज पे आएगी, शायद पहली बात इमरान खान ये करे, यू कैन नॉट प्रोसीड। जो भी जुर्म मैंने किया है, ये जो मुझे अलेज किया जा रहा है, इसकी सज़ा मुझे वो अदालत दे सकती है। अगर वो अदालत सज़ा दे सकती हो, देने की बात नहीं है। ये भी अब कि हाँ जी उन्होंने इंस्टीट्यूट कर दिए प्रोसीडिंग्स कि इफ़ दैट कोर्ट कैन प्रोसीड अगेंस्ट मी, हाई कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड अगेंस्ट मी। तो हम कानून की अमलदारी की बात कर रहे हैं, फिर कानून जो है वो मने करते हैं हाई कोर्ट को। और जब लोअर कोर्ट की कंटेम्प्ट हो तो फिर उसका तरीक़ाकार कानून और है और वैसे कानून और है। और ये कहना कि ये रेड लाइन है, मैं आई वॉज रियली टेकन अबैक बाय दिस फ्रेज कि लोअर कोर्ट इज़ रेड लाइन फॉर अस। ये मैं समझता हूँ यू हैव डिस्क्लोज योर माइंड ऑलरेडी। फिर दफ़ा 4 कहाँ गई, उसका तज्जिया करते, मेरा एतराज़ सुनते और जो मैं कह रहा था उसकी तराजू में मेरी बात को खारिज कर देते। लेकिन ये कह देना कि हाँ जी इट्स रेड लाइन फॉर अस, इट इज़ आई थिंक एक्सप्रेशन ऑफ अ बायस्ड माइंड एज फार एज, यानी कि अदालत जो है ये इसको समझती है कि हम अपनी शान बढ़ा रहे हैं, हम अदलिया की शान बढ़ाना चाहते हैं,
हम लोअर अदलिया की शान को बड़ा करना चाहते हैं तो फिर लॉ ऑफ कंटेम्प्ट क्या हुआ? फिर तो ज़ाती राय की बात आ गई ना, फिर तो बात आ गई कि यानी पसंद नापसंद की बात आ गई। ये आया कि मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, अगर ये बात कर रही है तो फिर तो पिंड की पंचायत की बात आ गई ना। तो मैं समझता हूँ ये जो कमेंट था कि द लोअर कोर्ट इज़ रेड लाइन फॉर अस, ये कानून से मेरे नज़दीक, मैं कदर तालिब इल्म हूँ, ये बालातर थी कानूनी पोजीशन के एज कंटेम्प्ट लॉ इज कंसर्न्ड। तो ये जितना हम बात करते जाएंगे बढ़ती जाएगी। वी माइट बी इंटरफेयरिंग इन द प्रेमिसेस ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। मैं शुएब शाहीन साहब की तरफ जाता हूँ। शुएब साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर खालिद राजा साहब ने। ये आप भी जानते हैं, लेट नो मैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ये तो मतलब कि एक बाकायदा प्रिंसिपल है हम लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जिसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल वायलेट होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि उसमें मुद्दई भी अदालत है और मुनसिफ भी अदालत है। अदालत ही शिकायत कुनंदा है, अदालत ही ने प्रोसीडिंग चलानी है, अदालत ही ने फैसला लेना है। इसीलिए बेतहाशा ज्यूरिस्प्रूडेंस मौजूद है इस हवाले से कि अदालत को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, जुडिशल रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा, ये जो बात की डॉक्टर खालिद राजा ने कि जी कोई रेफरेंस नहीं गया सबऑर्डिनेट जुडिशरी की तरफ से, तो मेरे ज़हन में भी ये बात आ रही थी कि बुनियादी तौर पे कंटेम्प्ट और वो जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं कि जी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कंटेम्प्ट जिसका हवाला दे रहे हैं कि इंसाफ के अमल में रुकावट बने इमरान खान, तो क्या वो जज साहिबा की तरफ से कोई शिकायत रिकॉर्ड पर है कि इमरान खान के उस बयान की वजह से इंसाफ के अमल में रुकावट मुझे महसूस हुई है, या वो कहीं पे कंप्लेनेंट हैं, या उनकी तरफ से कोई शिकायत आई है, या फिर अस खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको इनिशिएट किया? और जो डॉक्टर खालिद राजा साहब कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऐसा मुमकिन नहीं है कि अस खुद हाई कोर्ट शुरू कर ले व्हेन द एलिज्ड कंटेम्प्ट इज दैट ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। बैरिस्टर एहतिशाम साहब, डॉक्टर खालिद राजा साहब से पहले आपने गुफ्तगू कराई, हमारे हम सब के लिए जिस तरह कह रहे हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने दे दिए। सबसे पहले जो पहला जवाब दिया गया था जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को, उस वक्त ये इशू रेज़ किया गया था और कोर्ट ने पिछली तारीख पे एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि हम तो आज ही इसी तारीख पे इस केस को ख़त्म करना चाहते थे। अगर हमारे सामने इस तरह का जवाब आ जाता जिससे कोई इजहार होता रिमोर्स का, रेग्रेट का, या इस तरह के कोई अल्फाज आते, नेचुरली टाइम दे दिया गया और ऑब्जर्वेशन दी कोर्ट ने कि अगर आप टाइम ले लें और हमें जवाब जमा कराएं। और हमने मुनासिब समझा कि अगर अदालत की इज़्ज़त में इजाफा होता है तो हम इस तरह का जवाब देते हैं। और बड़ा अच्छा एक कल जवाब जमा हुआ, जैसे आपने इसका वजह तौर पर फरमा दिया। देखें, इसमें दो चीज़ें, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, ये सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 है, उसमें लिखा हुआ है कि नो हाई कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट की कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस हाई कोर्ट ने लिया हुआ है। क्योंकि आर्टिकल 204 में तो सिर्फ सुपीरियर कोर्ट्स को अख्तियार है ना कि कंटेम्प्ट करने का और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जारी करने का, और जो लोअर कोर्ट की कंटेम्प्ट है ये सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में है। उसका सेक्शन 4 ये कहता है सब सेक्शन 3 के नो हाई कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस इन ए केस वेयर द सिविल कोर्ट कैन पनिश द alleged ऑफ एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल अंडर PPC। अच्छा, सिर्फ सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 नहीं है, दूसरा लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर्स एंड रूल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए हुए हैं 2019 में। पहले सिंध हाई कोर्ट के रूल्स अडॉप्ट किए हुए थे अंडर दी एक्ट ऑफ 2010 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्ट बना था। सब्सिक्वेंटली उसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट चाहे तो उसको कोई और अडॉप्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो इन्होंने 2019 में मॉडिफाई अडॉप्ट किए हैं लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स। उसमें बाकायदा प्रोसीजर मौजूद है, उसमें जिस कोर्ट की कंटेम्प्ट हुई है वो कोर्ट रेफरेंस भेजेगी और ये सर्टिफिकेट देगी कि ये जो भी बात की है या जो ऑफेंस है वो PPC के तहत प्रोसीडेबल नहीं है। और यहाँ आपने देखा कि अंडर सेक्शन 780 ऑलरेडी इसमें FIR दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज होने के बाद ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं ये अदरवाइज मेंटेनेबल नहीं है। मैं गो के मेरिट ऑफ द केस में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज के ऑर्डर को मैं डिस्कस कर सकता हूं और कमेंट कर सकता हूं। और बड़े अफसोस की बात है
कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले मुझे कहा कि मैंने एक्सप्लेन करना है, मैंने बात करनी है। मैंने हामिद खान साहब इसको बेसिकली आर्गूमेंट्स कर रहे थे, मैंने उनको रोक के कहा कि कोर्ट को बताएं कि हम इसमें इमरान खान साहब खुद एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कोर्ट से। उन्होंने कहा जी बाद में देखते हैं। और ये कहा स्पेशली कि जो परसों वाला जलसा था उस पे डॉन की जो रिपोर्टिंग थी वो पढ़ के सुनाई है, और उस पे उन्होंने कहा जी हमने ये देखना चाहते हैं कि इनको बाद में एहसास हुआ कि जी गलती हो गई है तो मैं उसको जस्टिफाई कर दूं। तो उस पर उन्होंने कहा जी अच्छा हम इसका ये हल देखते हैं कि हम उसकी वो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। वो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी गई। उसके बाद जब वो उठने लगे तो इमरान खान साहब ने मेरे से बात भी की, डिस्कस भी किया। तो मैंने कहा जी आप खुद उनसे कह लें, बात कर लें कि मैं बात करना चाहता हूँ। तो कोर्ट ने कहा नहीं जी हमने बात कर ली है। हो सकता है कि कोर्ट की जो इत्मीनान था वो उनकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हो जाता, बहरहाल ये भी नहीं हुआ। और सबसे बढ़कर ये कि डॉक्टर साहब ने जैसे बात की है, कोर्ट ने 2 एमाइकस मुकर्रर किए थे। एक तो जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उनको तो वो एज ए अटॉर्नी जनरल बुलाया था फेडरेशन के नुमाइंदे के तौर पर, और वो प्रोसिक्यूटर भी होंगे अगर प्रोसीड करना है। लेकिन एमाइकस 3 बनाए थे। एक तो उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल के नॉमिनी को बुलाया था, उन्होंने दोनों ने यही राय दी कि डिस्चार्ज कर दिया। अगर आप मुझे इजाजत दें क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं हबीब अकरम साहब की तरफ जाना चाहता हूं। जी मैं सिर्फ एक बात करके जो आज का ऑर्डर आया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर एमाइकस क्यूराई की कोई ओपिनियन ना डिस्कस हुई, ना उसके अंदर मेंशन हुई, ना उनके कोई आर्गुमेंट्स लिखे गए, ना ही उनको रिबट किया, रिजेक्ट किया, ना ही उसके ऊपर डिस्कशन हुई। हालांकि ये होना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने इसका बड़ा मुख्तसर सा ऑर्डर है। मुझे लग ये रहा है कि अदालत ने एक और मौका दिया है आप लोगों को कि फर्द जुर्म आयद होने से पहले 22 सितंबर को अगर आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो 22 को फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। वो ऑर्डर पढ़ के एक इंप्रेशन नहीं जाता। हबीब अकरम साहब बहुत शुक्रिया। मैं चाहता था कि ज़रा कानूनी तज्ज़िया हम ले लें। ज़ाहिर है आपकी बड़ी गहरी नज़र है पॉलिटिक्स पर, लीगल मामलात पर भी। मुझे फरमाइएगा सर कि इमरान खान ने जो कुछ कहा, एक तो ये बात जो मैं कह रहा था, जो डॉक्टर खालिद रांझा साहब के आर्गुमेंट जो उन्होंने दिया कि जी सबॉर्डिनेट जुडिशरी की तरफ से एक रेफरेंस जाता है, तो जिनकी तौहीन हुई है उनकी तरफ से कोई शिकायत रिकॉर्ड पे है नहीं। जज साहिबा की तरफ से, मोहतरम जज साहिबा की उनकी तरफ से कुछ रिकॉर्ड पे नहीं है कि मैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ, या मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई है, या मुझे डराया गया, मुझे धमकाया गया। ये रिकॉर्ड की बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि फिर इमरान खान ने जो कहा, मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बड़े नामुनासिब अंदाज में और अल्फाज के साथ कहा। आपने लीगल एक्शन लेना है तो आप इस तरह से तो नहीं करते ना, ऐसे तो नहीं। आप ध्यान कर लें, चले आपने IG को कह दिया, DIG को कह दिया, आप जज के बारे में इस अंदाज में तो ना, वो भी खातून जज के हवाले से। लेकिन एट मोस्ट मुझे ये लगता है कि वो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का इजहार किया नामुनासिब अंदाज में। आपकी दानिस्त क्या कहती है कि जब सियासतदान इस तरह कह दे तो तौहीन अदालत लगनी चाहिए? मतलब कि ये मैं आपकी ओवरऑल इमरान खान के केस से हट के जनरली पूछ रहा हूं आपसे। ऑडियो का कोई इशू, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज। हबीब अकरम साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी एहतशाम, एक तो मेरे लिए बड़े इत्मीनान की बात है कि मैं वकला की सोहबत में हूँ, इसलिए ख़ुद को महफूज भी तसव्वुर कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अगर तौहीन अदालत इसी तरह होनी है तो फिर किसी भी बात पर तौहीन का फतवा लगाया जा सकता है। अभी आप लोग बात कर रहे थे तो मेरे जहन में बतौर सहाफ़ी के एक सवाल जन्म ले रहा है और मैं वो आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर कोई जज और उसके कंडक्ट पर किसी को एतराज़ हो, या किसी जज की अदालत के तरीक़ाकार पर एतराज़ हो, किसी जज की एप्लीकेशन ऑफ लॉ पर एतराज़ हो, और बार बार याद दिलाने के वो कोई दुरुस्त ना कर सके, अदालतों के अंदर एक ऐसा ज्यूरिस्प्रूडेंस हो जो बाहम मुतनाक़िस हो और यानी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हो, और जब मैं ये देखूं कि मेरी अदालतों ने मुख्तलिफ़ औक़ात में ऐसे फ़ैसले दिए हों जिनके ऊपर सियासत का गुमान गुज़रता हो, तो ऐसी सूरत में कौन बात करेगा? क्योंकि जो भी बात करेगा वो तो पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा हुआ, पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ के केस में ऐसा हुआ कि आपको याद होगा कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने क्या किया था कि जब वो नवाज़ शरीफ से वो उनकी बिगड़ गई तो नवाज़ शरीफ के इसी तरह के एक बयान के ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी, और फिर अंजाम क्या हुआ था?
इसी तरह आज भी अगर किसी जज से अगर अदालत बार बार अदलिया से किसी को शिकायत पैदा हो रही हो तो बताएं सियासतदानों के अलावा कौन शख्स है जो बात कर सकता है। अगर तो कब्रिस्तान की खामोशी को एहतराम का नाम देना है तो बिस्मिल्लाह, हम सारे चुप कर जाते हैं, लब सी लेते हैं, अपनी ज़बानें खुद गुद्दी से खींच लेते हैं, हम कभी बोलने से इनकार कर देंगे, हमसे कुछ सवाल होगा तो खामोश हो जाया करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो बात यह है कि फिर क्या किसी को बात करने की इजाज़त है? दूसरी बात यह है कि अगर जलसों की ज़बान जो है वो तो हमेशा मुख्तलिफ होती है, जलसों में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अब जलसों की बातों को और जलसों की ज़बान को अगर अदालत में कोई सवाल ये उठाया जाए और वकीलों से ये पूछा जाए कि क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है, अगर ये सवाल बेंच से उठ रहा हो, बैरिस्टर एहतशाम साहब, डॉक्टर खालिद रांझा साहब, शुएब साहब, तारिक साहब, आप सब बैठे, मुझे प्लीज़ ये बताइए कि अगर एक बेंच से ये सवाल उठ रहा हो कि ये क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है, तो क्या ये टेंटामाउंट है किसी चीज़ का? मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं, मैं कानूनी ज़ुबान नहीं जानता, मैं ये जारगन नहीं जानता, मुझे तो अपने पेशे का पता है जो इंसान के बोलने की सलाहियत को मुक़द्दस समझता है और इंसान के सुनने की सलाहियत को भी मुक़द्दस समझता है। मैं समझता हूँ कि किसी के बोलने पे या सुनने पे कोई किसी किस्म का कानून लागू नहीं होना चाहिए। क्या हम आज से 4000 साल पहले के हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहाँ पे सुनने वालों के कानों में सीसा उंडेल दिया जाता था? हम आखिर किस किस्म का मैसेज देना चाह रहे हैं? मेरे जहन में तो ये सवालात हैं जो उमड़ रहे हैं। अगर तो हमने खामोश रहना है तो आप मुझे बता दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने लब सी लूँ या फिर बेंच इस तरह के सवाल उठाए कि आप ये सियासी क़यादत ऐसी होती है? क्या ये गाइड किया जाने की कोशिश है? क्या ये मुझे समझ नहीं आई इस सवाल की कि क्या इसको मैं किस खाते में रखूं? देखिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ अर्ज़ करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वकला भी कहीं मेरी वकालत से हाथ ना उठा लें। बैरिस्टर एहतशाम साहब से मुझे आपसे हम पेशा होने का दावा है और जनाब खालिद रांझा साहब और मेरा गांव चूँकि पड़ोस के हैं तो मैं समझता हूं कि आप दोनों भी अपना अपना फ़र्ज़ निभाएंगे कि आपका पड़ोसी या हम पेशा किसी मुसीबत में आ गया है तो उसके साथ खड़े हों। शुएब साहब से भी मुझे तवक्को है, तो लिहाजा मैं आपसे तवक्कुआत पे अपनी यहाँ पे रुक जाऊँ तो अच्छा है। नहीं, सिर्फ एक चीज़ आपकी तकरीबन गुफ्तगू से मैं इत्तफाक करता हूँ। सिर्फ एक चीज़ जो आपने कहा ना कि आपका ताल्लुक़ इस प्रोफेशन से जिसमें किसी किस्म का कानून आप समझते हैं किसी के बोलने पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें तो कोई शक नहीं है, उसकी लिमिटेशंस भी हैं, एक अनब्राइडल्ड राइट नहीं है। वो कहते हैं कि जी आप नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से आपने कोई ऐसी बात नहीं कर देनी, रिलीजन के हवाले से, अदालतों के हवाले से, लेकिन बात ये हो रही है कि जो फेयर कॉमेंट है या फेयर क्रिटिसिज्म इन टेम्परेट लैंग्वेज है, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में खुद लिखा गया है कि किया जा सकता है। मिसाल के तौर दस्तूर में, माफ कीजिएगा एहतशाम, मैं एक फिक्रा जरूर अर्ज करना चाहूँगा। चूँकि हमारा दस्तूर है लिहाजा सर आंखों पर, लेकिन जब ये इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएं जो दरअसल असमाए सिफ्त हों, प्रॉपर नाउन्स ना हों, बल्कि ऐसे नाउन्स हों जो टेंजिबल नहीं होते, तो जब उनके ज़रिए आप आज़ादी इजहार को रोकने की कोशिश करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है, पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे आप आज़ादी इजहार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। या तो मैं आप वाज़े लफ्ज़ों ठीक है, आरिफ आपके साथ पास में जाऊँगा, काफ़ी देर से खामोश है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। आरिफ चौधरी साहब, अब जो हबीब अकरम साहब कह रहे हैं, आरिफ चौधरी साहब, वो लॉर्ड डेनिंग का मुझे याद आ गया, उन्होंने अपनी किताब में जो लिखा था, मैं पहले भी इसका हवाला दे चुका हूँ, उन्होंने कहा था कि वी विल नेवर यूज़ दिस ज्यूरिस्डिक्शन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून की वो बात कर रहे थे, वी विल नेवर यूज़ दिस ज्यूरिस्डिक्शन इन ऑर्डर टू डिफेंड आवर ओन डिग्निटी बिकॉज दैट मस्ट रेस्ट ऑन श्योरर फाउंडेशंस, बिकॉज व्हाट इज़ एट स्टेक इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच इटसेल्फ। तो जो बात कर रहे हैं हबीब अकरम साहब, ये लॉर्ड डेनिंग भी बहुत पहले बात कर चुके हैं। अब मुझे आप ये फरमाइएगा कि जैसे मिसाल के तौर पे एक रिमार्क आज ये आया कि कैसे एक सियासी रहनुमा जलसे में किसी जज के खिलाफ एक्शन लेने का कह सकता है। जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक फोरम है, अवामी जलसा वो फोरम नहीं है। एक लीडर पब्लिक रैली में कैसे कह रहा है कि जज के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे?
एक वकील की हैसियत से मुझे लगता है कि अगर किसी को लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है और वो लीगल एक्शन लेना चाहता है और वो उसका इजहार भी कर देता है, तो कानूनी तौर पे उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। मुझे नहीं लगता कि गैर कानूनी बात है। आपको क्या लगता है? बिकॉज बाकायदा तौर पे एक MRTI डिपार्टमेंट होता था पहले, सबॉर्डिनेट जुडिशरी के हवाले से एक डायरेक्टोरेट है, उसमें सबॉर्डिनेट जुडिशरी के हवाले से कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं। अगर आप कोई भी एक्शन लेना चाहता है, कोई भी समझता है कि मेरे साथ जाती हुई है, वो एप्लीकेशन दे सकता है। कानून तो मौजूद है। बैरिस्टर साहब, गुजारिश ये है कि दुनिया में अदालतों की इज्जत जहां भी है वो तौहीन अदालत के कानून की अमलदारी की वजह से नहीं है, बल्कि उन अदालतों के उन फैसलों की वजह से है जो वो आम इंसानों को इंसाफ फराहम करने के लिए करती हैं और रूल ऑफ लॉ को बुलंद करने के लिए करती हैं। और पाकिस्तान में जहां हम बैठे हैं, यहाँ सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, शोएब शाहीन साहब आज सदर है, कुछ साल पहले मैं सदर था। यहाँ सूरत हाल ये है कानून की अमलदारी की कि कुछ अरसा पहले कुछ बदतमीजी होती है चीफ जस्टिस साहब के साथ, जिसे किसी ने पसंद नहीं किया, सब ने हमने मजम्मत की, लेकिन जो मुकदमा वकला के खिलाफ, बड़े बड़े सीनियर वकला के खिलाफ दर्ज हुआ, वो था ATA का, इंसदाद दहशतगर्दी का। और उसमें बहुत अरसा तक जो वो वकला थे वो जेल में रहे और वो खास हिदायत दी गई कि बेल नीचे से ना हो, बेल भी ना हुई और बहुत देर तक उन्हें पूरा वहां रखा गया। अब ये है कानून की अमलदारी की बात। जहां तक मैं इस बात को समझाऊं, हबीब अकरम साहब की बात को, और आप दोस्तों ने जो बातें की है, डॉक्टर साहब ने तो कमाली बात की है, वो बात ये है कि इस वक्त हर शख्स भूल गया है कि जज साहबा ने जो फैसला किया, आज तक कभी ऐसे हुआ है फौजदारी, हमने तो जितनी भी सीखी डॉक्टर राजा साहब से सीखी, कि कोई जज यानी मतलब जिसके पास ये मामला आए कि वो जुडिशल रिमांड देने के बाद फिजिकल रिमांड दोबारा दे दे, और जब ये फैसला हो तो उसके बाद जब किसी को ये पता चले कि मेरे साथी के साथ ये तशद्दुद हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और इस वजह से हो रही है कि चूंकि उसकी कस्टडी जो है वो गैर कानूनी तौर पर सुपुर्द कर दी गई है पुलिस के उन लोगों के जिन्होंने उससे कुछ हिसाब चुकता करना है, तो उसके बाद अगर वो शख्स जज्बात की रौ में सिर्फ ये कह दे कि भाई मैं तो आपका पीछा करूंगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, हाँ, इस हद तक मैं इसे एंडोर्स नहीं करता। नाम लेकर और ये कहना कि जनाब नाम लेकर बात नहीं करनी चाहिए थी, बात वैसे होती कि जिन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि खास तौर पे जितना बड़ा मनसब होता है उससे भी तवक्को उतनी ही बड़ी होती है हज़्म एहतियात की। यानी वो जो है ना, इमरान खान साहब से भी हम यही तवक्को करते हैं, लेकिन हबीब अकरम साहब ने जो बात की उससे तो मुझे ये तासुर मिलता है कि सोचा दी मैयत नू चाह के हुन मैं केड़े घर जावांगा, जे बोला ते मार देंगे, ना बोला ते मर जावांगा। आप देखें कि हवाएं ना बंद की जाएं, सांस ना रोकी जाए। अब ये जो इसका तासुर बनेगा ना, जो परसेप्शन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर जरूर गौर किया जाए, और वो गौर इसलिए करना जरूरी है कि पाकिस्तान इस तरह की अंदोनाक सूरत हाल से मुसलसल दो चार रहा है, मुसलसल गुजर चुका है, और हादसा नहीं हवादिस हो चुके हैं। अब एक तरफ इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है जो आप पूरी दुनिया से किसी से भी आप चेक कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो अपोजिशन है, वो गवर्नमेंट है जो सारी मुत्तहिद है और उनके पास कोई चारा नहीं चल रहा, और वो बावाज़े बुलंद ये कह रहे हैं कि भाई इमरान के खिलाफ आप इदारों को कह रहे हैं आप क्यों नहीं डट जाते। ये बयान है परसों का मिनिस्टर का कि जी इमरान तो डट गया है, इदारे क्यों नहीं डटते। तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि अगर ये फैसला इस तरह का आ जाता है और इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है मैं उसकी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज से आपकी इख्तिलाफ है, जितनी गुफ्तगू आपने की आरिफ चौधरी साहब, सिर्फ एक चीज़ से इख्तिलाफ है, वो जो आप कह रहे थे, मैं अपनी राय उसके ऊपर दे रहा हूँ, आपकी राय उससे मुख्तलिफ। आपने कहा कि कभी ऐसा हुआ है आज तक कि एक शख्स जिसको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया उसको वापस फिजिकल रिमांड पे प्ले कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में अगर 14 दिन का रिमांड पुलिस ने मुकम्मल नहीं लिया, नहीं एविडेंस आने के बाद तो और बात सुन तो लेना। ये मामला ये है कि वही अदालत जिसने ऑलरेडी जुडिशल पे भेजा है उसी, हाँ जी सर सुन तो लें,
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में कानून जो है उसमें अगर 14 दिन का रिमांड पुलिस ने पूरा नहीं किया हुआ और बंदा जुडिशल रिमांड पे चला जाता है और फिर वो दोबारा कोई तफ्तीश करना चाहते हैं, कोई एविडेंस ऐसा आ जाता है, तो वो दोबारा फिजिकल रिमांड पे जो बाकी दिन रह जाते हैं उस पर ले सकते हैं। तो वो फैसला मुझे नहीं लगता कि कानूनी तौर पर गलत था, लेकिन हाँ कस्टोडियल टॉर्चर की जो इमरान खान बात करते हैं वो एक अलग बात है, और वो मुबैना तौर पर हुआ है नहीं हुआ वो कभी आज तक सबूत सामने नहीं आए। इसका ये हिस्सा मैं कहता हूं कि हज़फ कर दिया जाए, जो मैंने कहा पहला हिस्सा कि जो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होना अगर हो कि फिजिकल रिमांड पे गया है बंदा और उसके साथ टार्चर हुआ है और उससे कोई परेशानी का शिकार होता है, तो ये कह देना कि मैं कार्रवाई करूंगा। एक और बात मैं आपको एक अर्ज करूं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह सब दोस्तों को परचम जलाने वाला वाकया अमेरिका में हुआ, इससे बड़ी बात तो यानी ये अदालत इससे बड़ी नहीं हो सकती। यानी मुल्क था, मुल्क का परचम जलाया गया, तो उस लेट्स नॉट गो देयर, ये गलत, ये आरिफ चौधरी साहब ये इस तरह की चीजों को मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल ये परचम वाली बात तो बिल्कुल छोड़ दें, उस पे तो सर जीरो टॉलरेंस है, पाकिस्तान के झंडे पे जीरो टॉलरेंस है। अमेरिका की बात और है, उनको आप छोड़ें, वो जो मर्जी करते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूंगा, डॉक्टर खालिद रांझा की तरफ मैं आता हूं, आपकी तरफ वापस। डॉक्टर साहब मुझे फरमाइएगा, आज एक चीज जो मैंने सुनी कंसिस्टेंटली रिमार्क्स जो रिपोर्ट हो रहे थे उसमें यह थी कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस है, बड़ा सीरियस केस है, संजीदा केस है, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जो डेफिनेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में है सर, वो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट मींस द डूइंग ऑफ एनी एक्ट विद इंटेंट टू और हैविंग द इफेक्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि इंसाफ के अमल में रुकावट बनना क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है डॉक्टर साहब, कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होती है तो उसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं ना, मिसाल के तौर पे परजरी उसकी एक फॉर्म है, मिसाल के तौर पे मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, एक गलत झूठा बयान देना अदालत के सामने, उसकी एक शक्ल है। विटनेस टेम्परिंग, आप गवाहों को टेम्पर करने की, इन्फ्लुएंस करने की, खरीदने की कोशिश करते हैं, वो उसकी एक शक्ल है। ज्यूरी के ऊपर आप असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, गैर कानूनी तरीके से कोई रिश्वत ऑफर करते हैं, वो उसकी एक शक्ल है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, आप एविडेंस तबाह कर देते हैं कि कन्विक्शन ना हो सके, वो उसकी एक शक्ल है। आप अदालत को थ्रेट करते हैं या आप फिजिकली हार्म करते हैं, वो उसकी एक शक्ल है। और फिर मुझे याद आ गया डॉक्टर साहब के ये सारे इल्जामात लगे थे 1974 में प्रेसिडेंट निक्सन की जो इम्पीचमेंट हुई थी, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का इल्जाम ही लगा था, और वो बड़े स्पेसिफिक एलिगेशंस थे कि उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स के साथ झूठ बोला है, उन्होंने एविडेंस को विदहोल्ड किया है, उन्होंने विटनेस को इन्फ्लुएंस किया है। इसी तरह क्लिंटन के ऊपर जब इम्पीचमेंट की कार्रवाई चली थी तो उसके ऊपर भी इल्जाम यह था कि उसने गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। तो आपको लगता है कि जब हम बात करते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जो बेस करती है ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, तो उसकी कोई शक्ल तो होती है ना? जो इमरान खान कह रहे हैं उसके अंदर आपको कोई शक्ल नजर आती है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, इंसाफ के अमल में रुकावट की? बात ये कि आपने जो सवाल उठाया है इसका जवाब भी आपने पहले दे दिया है कि अगर कोई जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो रिलेटेबल विद लोअर कोर्ट्स है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। इट्स जो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट करा रहे हैं इट्स विद रिलेटेबल टू लोअर कोर्ट, और उसके मुतल्लिक़ कानून एग्जिस्ट करता है कि ये जितने भी ऑफेंसेस आपने कहे हैं दे आर ऑल कॉग्निजेबल बाय द ट्रायल कोर्ट और बाय द लोअर कोर्ट, और जो जराइम कॉग्निजेबल बाय लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं है टू प्रोसीड ऑन दिस। आई विल एम्फसाइज द वर्ड इज प्रोसीड, कॉग्निजेंस भी नहीं है, इट इज़ नॉट कॉग्निजेंस, ही द हाई कोर्ट कांट इवन प्रोसीड इन द मैटर। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, एटलीस्ट वी आर टॉकिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, वी आर टॉकिंग ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, और ऑलराइट लॉ तो डील कर ले, कह दें कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट्स एक ही चीज़ है, ये लिख दें तो और बात है। लेकिन दफ़ा 4 में वाज़ेह लिखा है नो हाई कोर्ट विल प्रोसीड इन द मैटर। तो जब इतना लेजिस्लेशन जो है इट स्टार्ट्स विद द वर्ड नो, उसके बाद मैं समझता हूँ तमाम मफरूज़े बेमानी हो जाते हैं। लेकिन आपकी बात अपनी जगह बहुत दुरुस्त है कि मेकिंग अ स्टेटमेंट इशूड राइज ऑफ जुरिसडिक्शन,
इश वुड अराइज क्या जिस जो जज साहब के मतलब कहा गया उन्होंने कोई रेफरेंस पेश किया, इश वुड अराइज अबाउट द रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये तमाम चीज़ें जो प्रोसीजरल लॉ है दैट इज द एसेंस ऑफ जस्टिस, अगर उसको आप बाईपास करते हैं ये कह के कि हमारी बरादरी का मसला है, जजों का मसला है, हमारे छोटे भाइयों का मसला है, तो मैं समझता हूँ ये फिर इंसाफ की नफ़ी हो जाती है। ऐसा इससे लोगों का अदालती इत्मीनान में कमी आ जाती है। ठीक है, सही, ठीक है। शोएब शाहीन साहब, डॉक्टर साहब जो है ना, ये जब बोलते हैं तो ऐसे ही है कि जैसे इल्म का समंदर बह रहा है। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में मतलब कि कई डेकेड्स का, दहाइयों का जो उनका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है वकालत का, वो झलकता है, वो सामने आता है। शोएब साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि अब ये जो मौका है 22 सितंबर तक, अब स्ट्रेटजी बनाएंगे आप लोग के, एंड इज देयर अ चांस कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट कर दी जाए कोर्ट में? देखिए बैरिस्टर एहतिशाम साहब, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के बाद भी और उससे पहले भी मैंने तब इस पे मैंने जब आपका सवाल पहले भी आपका मैं करना चाह रहा था कि वो वक्त कम था, इसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे आज कोर्ट चाह रही थी कि माफ़ी बाकायदा हो, तो पिछली तारीख में भी उन्होंने यही कहा था। आज जो एक्सपेक्ट कर रही थी शायद कुछ और कर रही थी कि किस तरह की लैंग्वेज वो चाह रहे थे मुझे नहीं पता। और साथ उन्होंने सवाल किया जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने और चीफ जस्टिस साहब ने कि अमेरिकस से मखदूम अली ख़ान साहब से कि भाई किसी भी वक्त अगर एफिडेविट आ जाता है या इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो हम किसी भी वक्त इस इशू को क्लोज डाउन कर सकते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जैसे जुरिस्डिक्शनल एरर है इसमें, डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि जिस अदालत को अख्तियार समाअत नहीं होता वो अदालत सबसे पहले अपने अख्तियार समाअत के इशू को डिसाइड करती है। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन अगर है तो आप प्रोसीड करेंगे वरना नहीं करेंगे। और ये पहले दिन हमने उस अपने जवाब में लिख दिया था कि दिस ऑनरेबल कोर्ट कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस और दिस केस इज नॉट प्रोसीडेबल। अब उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं। एक, अभी तो खैर हम बैठेंगे डिस्कस करेंगे, हमारी लीगल टीम जो फैसला करेगी, नेचुरली हमारे सीनियर दोस्त 30 सेकंड्स है, मैंने फिर बाकी मेहमानों के जी मैं उसी कह रहा हूँ ना। एक तो ऑप्शन है अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, उसमें इंट्रा कोर्ट अपील मौजूद है। सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 वो ये कहता है कि कोई भी आर्डर हो उसकी अपील अगर 2 या उससे ज़्यादा जजेस हाई कोर्ट के अगर कोई मैटर हो और उस पर सुन रहे हूँ या कोई आर्डर पास करे तो दैट इज़ अपीलेबल अंडर सेक्शन 19(2) ऑफ रोमन 2 ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे 2003 आज के ऑर्डर के खिलाफ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। एक ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जिस दिन ये चार्ज फ्रेम वाली बात है उस दिन सबसे पहले उनको कहा जाए कि जनाब रुक जाइए, पहले अपनी जुरिस्डिक्शन और इख्तियार समाअत को जो पहले दिन हमने रेज किया था और आपने कहा था वक्त कम है सर, अगर समझ आ गया। तीसरा ऑप्शन बता दें सर। तीसरा ऑप्शन नहीं, मैं 3 ऑप्शन कहे ना। पहला ऑप्शन तो यह है कि किसी भी वक्त माफी जो वो चाहते हैं जिस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने किया वो क्लियर हो गया। 3 ऑप्शन अपील है। तीसरा ऑप्शन वक्त की बड़ी 30 सेकंड्स पे प्लीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके और आरिफ चौधरी साहब के। हबीब साहब जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस बात पे ज़रा गौर करना चाहिए कि आखिर एक ख़ास माहौल में, यहाँ पर सब ये खालिस्तान पॉलिटिकल सवाल है, वो ये जिस पे गौर करना चाहिए कि एक ख़ास सियासी हालात बनते हैं तो तभी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर इस तरह के केसेस बनते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाने में हक बजानिब होंगे कि इस वक्त चूँकि माहौल ऐसा है पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर के अंदर जो इमरान खान को फेवर नहीं कर रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है खुदा न खास्ता कि इस माहौल का एक हिस्सा ये केस भी है। अब इसमें हो सकता है यकीनन ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब बिल्कुल ठीक है। हबीब साहब माजरत, आई हैव टू क्लोज द शो। आरिफ चौधरी साहब, हबीब साहब, डॉक्टर खालिद रांझा साहब, शोएब शाहीन साहब, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर खालिद रांझा साहब जो कह रहे थे ना कि कानून की इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट्स होनी चाहिए। हर किसी जो भी कानून का तालिब इल्म है वो यही समझता है और होना भी चाहिए। और वो उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की थी कि अगर ये समझा जाए कि बरादरी का मसला है और इस पर सख्त एक्शन लेना और दहशत गर्दी का अपना, तो मैं समझता हूँ दिस इज़ हाई टाइम कि अब ये नहीं होना चाहिए। मतलब कि तौहीन अदालत के हवाले से अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो एक तरफ दहशतगर्दी का पर्चा उस पर होना, दूसरी तरफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होना और फिर दोनों कार्रवाइयों का आगे बढ़ना,
मैं समझता हूँ कि ये एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है और ये मुनासिब नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे जज साहिबान का बहुत बड़ा खुला दिल है और ज़र्फ़ है और इन बातों पर गौर किया जाएगा। मैं सिर्फ इस केस के तनाजुर में नहीं बात कर रहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं टोटलिटी में बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।